हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और आज हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे इसका, दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। इसको आप रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन को हो सकता है आपकी बुक में जर्नल नाम से भी हो ये चैप्टर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों एक ही चीजें होती है क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं वो जर्नल के अंदर ही होते हैं। आइए मैं बताता हूँ क्या है पूरा कॉन्सेप्ट। वैसे ये दोनों वर्ड तो आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट में सुने होंगे जब मैंने अकाउंटिंग का आपको डेफिनेशन बताया था। रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शंस, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, याद है ना? तो अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या था? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई दोज ट्रांजैक्शन विच हैव अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। मतलब अकाउंटिंग के अंदर उन लेन देन को आइडेंटिफाई किया जाता है जिसको मनी में मेजर किया जा सके, और उसके बाद में मनी मेजरमेंट के बाद में उसको रिकॉर्डिंग करना होता है। यानी कि ऐसे सारे लेन देन जिनको पैसों में मापा जा सकता है ना, उनको सबसे पहले रिकॉर्ड करो, फिर उनको क्लासिफाई करो, फिर उनका समराइजेशन करो। तो जो रिकॉर्डिंग है वो जर्नल के अंदर करते हैं, फिर क्लासिफिकेशन हम लेजर के अंदर करेंगे, समराइजेशन हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन फाइनल अकाउंट के अंदर करेंगे। सो रिकॉर्डिंग क्या है? रिकॉर्डिंग मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आपको जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसको सिस्टमैटिक मैनर के अंदर लिखना होता है। ओके जी, तो ये हमारा चैप्टर है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, और जो हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड जहां करते हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, वो हमारा जर्नल के अंदर होता है। इस चैप्टर के अंदर आप मोटा मोटी अगर अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा बहुत सुना हो तो आपको पता है जर्नल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है अकाउंटिंग के अंदर, वो करेंगे हम। ओके जी, ठीक है। आइए, सबसे पहले आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं सिखाऊंगा। आज मैं आपको सबसे पहले कुछ अकाउंटिंग टर्म्स समझाऊंगा जिससे जर्नल एंट्रीज को करना आसान हो, और सेकंड नंबर में आपको थोड़ी से मॉडर्न रूल्स बताऊंगा अकाउंटिंग के। मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। बिना स्किप किए हुए कंटिन्यू देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि थोड़ा सा आपके लिए बेटर हो। बैलेंस शीट भी हम थोड़ा सा समझेंगे, ओके ठीक, क्योंकि ये जरूरी होता है मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को अच्छे से अप्लाई करने के लिए। थोड़ा बैलेंस शीट के बारे में, एसेट लायबिलिटी के बारे में पता होना जरूरी होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, हमारा फर्स्ट है दैट इज अकाउंटिंग टर्म्स। सर अकाउंटिंग टर्म्स क्या होती है? भाई किसी भी लैंग्वेज को सीखना है तो उसका थोड़ा सा टर्म्स आपको पता होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपको सीखना है तो उसकी टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? उसके बिना आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ सकते। ऐसे कैसे? आपको पता है बिजनेस की जो लैंग्वेज है वो क्या है? अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अगर अकाउंटिंग आती है तो किसी भी बिजनेस के जो रिपोर्ट है उसको बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो। तो उसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ चीजें मैं अभी आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते वो अभी बता रहा हूं। बाकी मैं धीरे धीरे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा तो और बताता जाऊंगा, ठीक है? सबसे फर्स्ट हमारे सामने आती है कैपिटल। कैपिटल का मतलब हिंदी में पूंजी होता है। होता क्या है? ये है आपका बिजनेस। इस बिजनेस को स्टार्ट कौन करता है? बिजनेसमैन, ऑनर बोल सकते हैं। बिजनेसमैन यानी कि आप हो। फॉर एग्जांपल के लिए आपको अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या चाहिए? पैसा चाहिए। विदाउट पैसे के आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो? नहीं। आइडियाज तो लोगों के दिमाग में बहुत सारे आते हैं लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए भैया कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, मनी चाहिए। ओके, तो एक बिजनेसमैन जब किसी बिजनेस के अंदर क्या लगाता है? पैसा लगाता है। जैसे 10 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया तो ये जो 10 लाख रुपए इसने लगाए हैं दैट इज कैपिटल। ये क्या होती है? एक तरह की कैपिटल होती है। ओके जी, ठीक। नेक्स्ट हमारा टर्मिनोलॉजी जो आता है वो है ड्राइंग। मैं इसके साथ में करा दूं, कैपिटल एंड ड्राइंग। ड्राइंग्स को हिंदी में आहरण बोलते हैं। बिजनेसमैन बिजनेस में कुछ लगा रहा है दैट इज कैपिटल, लेकिन कई बार वो बिजनेस से निकाल के कुछ चीजें पर्सनल यूज के लिए ले जाता है। पर्सनल यूज के लिए वो कोई गुड्स या कोई थिंग्स या मनी या रुपी कुछ भी पर्सनल यूज के लिए निकाल के लेके जा रहा है, दैट इज ड्राइंग्स। उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो यहां पर ड्राइंग्स का मतलब वो नहीं है जो ड्राइंग्स हम करते हैं, और कैपिटल का मतलब वो नहीं है कि भाई इंडिया की कैपिटल कौन सी है। अकाउंटेंसी के मतलब कैपिटल का मतलब है जब बिजनेसमैन बिजनेस में जो पैसा लगाता है दैट इज कैपिटल,
और बिजनेस से अगर पर्सनल यूज के लिए, घर के यूज के लिए कुछ भी निकाल के लेके जाता है, दैट इज ड्राइंग। अच्छा, ये दोनों सेपरेट एंटिटी हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। आप करवा चुके हैं? हाँ बिल्कुल करवा चुका हूं। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट समझाए थे, याद है? उसमें एक था भैया सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट हमको क्या बोलता था? बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन के उद्देश्य से व्यापार और व्यापारी दोनों अलग है। हम अपने आप को बिजनेस मानेंगे, हम अकाउंटेंट बिजनेस के हैं, इसके नहीं है। तो ये दोनों अलग पर्सन हैं, अकाउंटिंग करते टाइम इन दोनों को अलग ट्रीट करना पड़ेगा। सो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति है जो इस बिजनेस का ऑनर है, बिल्कुल है, लेकिन अकाउंटिंग पर्पस से वो अलग पर्सन है, सेपरेट एंटिटी है। वो हमारे बिजनेस में कुछ लगाता है, कुछ पैसा लगाता है, कुछ कैपिटल लगाता है, दैट इज कैपिटल। और अगर वो पर्सनल यूज के लिए, अपने घर के यूज के लिए बिजनेस से कुछ भी पैसा वगैरह निकाल के लेके जाता है, दैट इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स आगे परमानेंट ड्राइंग्स भी हो सकती है, टेम्परेरी भी हो सकती है, वो हम सीखेंगे। ओके, तो दो चीजें आपने यहां पर सीख ली। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एसेट्स। दो चीजें हम सीखेंगे साथ में, एसेट्स। चलो पहले एसेट्स को सीखते हैं। एसेट्स क्या होती है? जो हेल्प करती है इन ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस। मतलब इन एसेट्स के बिना कोई भी बिजनेस चल नहीं सकता, वो ऑपरेट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं सर्विसेज प्रोवाइड कराता हूं, ठीक है? तो यहां पर ऑनलाइन कोर्सेज भी हमारे एप्लीकेशन पे सेल होते हैं, पेड कोर्सेज हैं, यूट्यूब पे फ्री वीडियोस आते हैं। तो अगर इसकी बात करूं मैं मेरे कोचिंग सेंटर की, तो इस कोचिंग सेंटर के अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इस कोचिंग सेंटर को ऑपरेट करने में मुझे हेल्प कर रही है? ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। ऑफलाइन की बात करूं तो भैया पास में रूम है, उसके अंदर बहुत सारी टेबल लगी हुई है, एक व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, एक रूम है। ये सारी चीजें क्या है? ये एसेट है, इसके बिना मैं पढ़ा नहीं सकता। ऑनलाइन की बात करूं तो भैया ये डिजिटल बोर्ड है, सामने लगा हुआ कैमरा है, कंप्यूटर है, ओके, ये एयर कंडीशनर लगा हुआ है, लाइटिंग लगी हुई है, ये रूम है, ये क्या है? ये सारी एसेट है। इसके बिना मैं इस कोचिंग सेंटर को ऑपरेट ही नहीं कर सकता, चला ही नहीं सकता। आप तक लाइव क्लास कैसे पहुंचाऊंगा इन के बिना? ओके, समझ में आया? तो ऐसे के ऐसे बिजनेस के अंदर, जैसे किराने की दुकान का एग्जांपल ले लो। किराने की दुकान में आप देखोगे ना, दो तरह की चीजें होगी। एक वो चीज जिसको वो बेच रहा है, दैट इज किराने के सारे सामान, दाल, चीनी, चावल, बिस्किट, आइसक्रीम, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स। और एक है जो वो बेचता नहीं है लेकिन वो बिजनेस में यूज करता है, दैट इज रेफ्रिजरेटर। उसके पास में रेफ्रिजरेटर होते हैं। इसके अलावा फर्नीचर लगा हुआ है पूरा का पूरा, एयर कंडीशनर लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, पंखे लगे हुए हैं। ओके, तो ये सारी चीजें जो है ये उसके लिए क्या है? बिल्डिंग है। बिल्कुल, बिल्डिंग के बिना तो कैसे करेगा? अगर बिल्डिंग उसकी खुद की है तो एसेट है। ओके, समझ में आया? तो ये एसेट्स होती है। तो एसेट जो होती है किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करती है। और अधिकतर जो हम एसेट्स परचेज करते हैं, ये हमारा बिजनेस है। हमने क्या किया? एसेट्स परचेज करी। ये बाहर से कोई दूसरे बिजनेस से या किसी दूसरे व्यक्ति से जो है, हमने मिस्टर एक्स से बहुत सारी एसेट्स क्या करी? परचेज करी। क्या हो सकता है? लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है, आगे मैं वैसे लिस्ट बता दूंगा आपको। मशीनरीज हो सकती है, कोई फर्नीचर्स हो सकता है। ये मैं अधिकतर फिक्स एसेट्स की बात कर रहा हूं, आप ये समझेंगे तो बेटर रहेगा। फिक्स एसेट्स, ओके। अच्छा, ये जो एसेट्स है सारी की सारी, ये इस बिजनेस के अंदर हमने परचेज कर ली, ठीक है। अब इसके बाद क्या हम इसको बेचते हैं? नहीं। ऑल दीज एसेट्स आर यूज्ड इन बिजनेस। ये सारी की सारी इस बिजनेस में यूज करता है। किराने वाला सारा का सारा यूज करता है, उसके बिना बिजनेस चला नहीं सकता। तो रेफ्रिजरेटर नहीं होगा तो कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, जो भी ठंडी चीजें है वो नहीं, वो रख ही नहीं पाएगा, तो उसकी सेल ही नहीं हो पाएगी। बिल्डिंग नहीं है तो दुकान कहां खोलेगा? पंखा नहीं है तो बैठेगा कैसे? समझ में आया आपको? फर्नीचर नहीं है तो सामान को व्यवस्थित कैसे करेगा सिस्टमेटिकली? सो ये सारी एसेट्स होती है। इसके अलावा आती है एक चीज और, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट एसेट, और थर्ड नंबर गुड्स। इन दोनों के अंदर आपको डिफरेंस करना आना चाहिए। हिंदी में इसको माल बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। गुड्स क्या होता है? वो किराने का सारा सामान, वो किराने का सारा सामान, दाल, चावल, चीनी, बिस्किट्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, जिसको कोई भी बिजनेसमैन क्या करता है? परचेज करता है। मान लेते हैं इससे मिस्टर एक्स से परचेज किया या किसी अदर बिजनेस से हमने क्या किया? परचेज किया। परचेज क्या किया?
वो आइटम्स परचेज किए जिसको हम आगे क्या करेंगे, रीसेल करेंगे, बेचेंगे, और बेच के क्या कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। उसको हम अपने पास में नहीं रखेंगे, हम हमारे कस्टमर को क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, और उसके बदले कस्टमर से हमारे को पैसा मिलेगा। तो कितना सिंपल है। मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया है वो सोच के देखो। आप किराने की दुकान में सब जाते हैं, ग्रोसरी शॉप में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो जो भी वहां पर ऐसी चीजें हैं जो उस बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प कर रही है, वो ऑल आर दीज एसेट्स, और वो सारी आइटम्स जो वो बेचना चाहता है, तो वो वहां पर गुड्स है। अब आप बोलोगे सर एयर कंडीशनर क्या हमेशा एसेट होगा? नहीं, डिपेंड करता है कि वो जो बिजनेसमैन है वो एयर कंडीशनर का क्या करेगा। एयर कंडीशनर या जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की दुकान है वहां आप जाओगे तो वो एसी क्यों रखे हुए हैं बहुत सारे, वो रेफ्रिजरेटर क्यों रखे हुए हैं बहुत सारे, वो टीवी क्यों रखे हुए हैं बहुत सारे बेचने के लिए, तो उसके लिए फिर वो सब गुड्स। आया समझ में? क्योंकि कोई भी आइटम गुड्स भी हो सकता है, एसेट भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि भैया आप उसका क्या यूज करेंगे। आप उसको खरीद इसलिए रहे हैं कि अपने बिजनेस में यूज करना है, ये पर्पज है आपका, दैट इज एसेट। अगर आप उसको इसलिए ये पर्पज से आप उसको परचेज कर रहे हैं कि उसको बेच के आप प्रॉफिट कमाओगे, दैट इज गुड्स। सिंपल। ओके, ठीक। तो ये हो गया आपका गुड्स। नेक्स्ट आता है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक और, दैट इज एक्सपेंसेस। बहुत सारे खर्चे होते हैं, ठीक है, और इसमें भी दो तरीके के होते हैं अगर मोटा मोटी मैं आपको बताऊं। एक होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें कंफ्यूज मत होना, वैसे फाइनल अकाउंट में इसको अच्छे से करेंगे हम, फिर भी थोड़ा बता ही देता हूं। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर आप मोटा मोटी समझो, मैं डिटेल में बता सकता हूं, फुल डिटेल में बता सकता हूं, लेकिन अभी इंट्रोडक्शन है, अभी बताऊंगा तो इतना सहन नहीं होगा, ठीक है। तो जो हमारा ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, हाँ, ये वो खर्चे होते हैं छोटे मोटे खर्चे, और ये बड़े खर्चे होते हैं। बड़े खर्चे कौन से होते हैं? जैसे एसेट परचेज कर रहे हैं, फिक्स एसेट्स, जिसमें जैसे हमने लैंड परचेज कर ली, बड़ा खर्चा है, बिल्डिंग परचेज कर ली, बड़ा खर्चा है, ठीक है, फर्नीचर परचेज कर लिया, मशीनरी परचेज कर ली, ऑल दीज आर बिग एक्सपेंडिचर्स। और ये जो जितने भी खर्चे होते हैं कैपिटल नेचर के, ये हमेशा कैपिटल में से किए जाते हैं। किसमें से? कैपिटल में से, आउट ऑफ कैपिटल। मतलब जो बिजनेसमैन ने 10 लाख रुपए लगाए हैं, तो सबसे पहले भैया हम जो है उस 10 लाख रुपए में से मान लेते हैं 1 लाख रुपए की या 5 लाख रुपए की हमने दुकान ले ली, लाख रुपए का उसके अंदर 50,000 का फर्नीचर करा दिया, 40,000 रुपए का एयर कंडीशनर ले आए, है ना? समझ में आया? तो वो सारे जो खर्चे कैपिटल में से करते हैं वो सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। नाम ही देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कैपिटल में से होंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? जो रेवेन्यू में से होते हैं। अब आप बोलोगे सर रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू मतलब सेल्स। ओके, जो आप गुड्स सेल करोगे, अब मैं गुड्स ही बोलूंगा, देखना, जो गुड्स सेल करोगे, वो गुड्स सेल करने से जो आपके पास पैसा आएगा, उससे जो आप खर्चे कर रहे हो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो क्या क्या हो सकते हैं भैया? आपकी बिल्डिंग जो है किराए पे है तो आपने रेंट पे कर दिया, आपने एम्प्लॉय रख रखा है तो उसकी सैलरी पे कर दी, कई बार जो है आपने कोई सामान वगैरह मंगाया तो उसका जो है आपने कैरेज पे कर दिया, या फ्रेट बोल सकते हैं, भाड़ा पे कर दिया। आपने मजदूर रखे थे सामान को इधर उधर करने में, तो वेजेस पे कर दी। आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया। ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है इसका बेनिफिट 1 साल तक मिलता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट कई साल तक मिलता है। अगर लैंड परचेज करी है तो उसके ऊपर बिल्डिंग बना दी तो 50 साल काम आएगी, 20 साल काम आएगी, है ना? फर्नीचर 10 साल चल जाएगा, मशीनरी 5-7 साल 10 साल चल जाएगी। दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे खर्चे जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक मिलता है। ये छोटे मोटे खर्चे होते हैं जिनका बेनिफिट केवल और केवल 1 साल तक मिलता है। ओके, ये खर्च करेंगे लेकिन नेक्स्ट ईयर रेंट फिर पे करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर सैलरी फिर पे करनी पड़ेगी, नेक्स्ट ईयर इलेक्ट्रिसिटी बिल फिर पे करना पड़ेगा। वैसे हम अकाउंटिंग 1 साल की करते हैं ना, हमने अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, 12 महीने की अकाउंटिंग करते हैं, तो उस हिसाब से बोल रहा हूँ 1 ईयर। ओके, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 1 ईयर ही होता है। ओके जी, अब यहां पर एक वर्ड आ ही गया, चलो एक्सपेंसेस के बाद में रेवेन्यू, तो मैं रेवेन्यू को बताता हूँ। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है सेल ऑफ गुड्स, ये भी रेवेन्यू है। सेल ऑफ सर्विसेज, दैट इज ऑल्सो रेवेन्यू। जैसे
आपकी कंपनी जो है कोई गुड्स प्रोडक्ट नहीं बेचती है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैं कोर्सेज सेल करता हूँ और पेड कोर्सेज सेल होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लाइव बैच चल रहा है, अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पर जो है वो मेरे लिए रेवेन्यू क्या है, सेल ऑफ सर्विस। जैसे कोई एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी वो सॉफ्टवेयर बेचती है, तो उसके लिए रेवेन्यू क्या है, सॉफ्टवेयर। जैसे आप एंड्रॉइड यूज करते हैं तो हर फोन के अंदर एंड्रॉइड नाम का सॉफ्टवेयर होता है, तो वो किसी ना किसी कंपनी ने बनाया है ना, तो वो एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर जिस कंपनी ने बेचा है उसके लिए एंड्रॉइड जो सॉफ्टवेयर सेल हो रहा है वो सेल ऑफ सर्विस है, उसको वो क्या बोल सकता है, रेवेन्यू। प्रोडक्ट्स, गुड्स के अंदर तो प्रोडक्ट्स आ गए, जैसे ये किसी से पेन मैंने परचेज किया, किसी ने बेचा होगा तो उसके लिए गुड्स था। ओके जी, ठीक है, तो ये हो गया रेवेन्यू। ओके जी, फिर और क्या बच गया, फिर आता है हमारा नेक्स्ट प्रॉफिट, या पहले इनकम ले लेते हैं। ठीक है, इनकम का मतलब होता है आय, कमाई। तो क्या सर रेवेन्यू और इनकम एक है या नहीं है? इनकम में हम अधिकतर है ना अदर इनकम की बात करते हैं, जैसे इंटरेस्ट रिसीव हो गया, किसी को पैसे उधार दे दिए, ये हमारा मेन बिजनेस नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमारा एक रूम खाली पड़ा था उसको रेंट पे दे दिया तो रेंट रिसीव्ड। किसी कंपनी में जो है हमने इन्वेस्ट किए तो कुछ पैसे वहां से डिविडेंड मिल गया, शेयर्स परचेज करते हैं तो डिविडेंड मिलता है, दैट इज आल्सो ओके। ठीक, तो ये कुछ अकाउंटिंग टर्म्स है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, इसके बिना हम जो है ना आगे बढ़ नहीं सकते। ओके, तो जो मैंने यहां पर बताया आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, हाँ जी। सो कैपिटल ड्राइंग, फिक्स एसेट्स किया हमने, फिर गुड्स कर लिया, फिर एक्सपेंसेस कर लिया, ठीक है, फिर हमने कर लिया रेवेन्यू, फिर कर लिया इनकम। ओके, आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे ना तो कुछ चीजें और आएगी और बताऊंगा, कुछ चीजें और याद आ गई मेरे को। चलो 7th नंबर कर लेते हैं हम, डेटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट एसेट्स होती है, आगे बताऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी एक बार इतना ही समझो। डेटर्स, इनको बोलते हैं देनदार। सर ये क्या होते हैं, देखना, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा ये बिजनेस है, चलो पहले क्रेडिटर कर लेते हैं, उससे कनेक्ट हो जाएगा। क्रेडिटर्स, लेनदार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेनदार, जो हमसे पैसे मांगते हैं। हमसे कौन पैसे मांगते हैं, जो भी व्यक्ति हमसे पैसा मांगता है हमारा क्रेडिटर है। अधिकतर ये गुड्स के केस में होता है। फॉर एग्जांपल के लिए हमारा बिजनेस है, हमारा बिजनेस मतलब हम बिजनेस ही है, अपने आप को बिजनेस मान के करोगे ना तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। और आपने जो है ना किसी व्यक्ति से, ये मिस्टर अनिल, आपने अनिल से क्या किया, कुछ गुड्स परचेज किया, गुड्स क्या किया, परचेज किया, ठीक है। लेकिन आपने जो गुड्स परचेज किया, अब जो वर्ड लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने क्रेडिट परचेज किया। क्रेडिट परचेज का मतलब होता है उधार खरीदा है आपने, यानी कि हमने, मतलब बिजनेस ने इस अनिल से कुछ गुड्स परचेज किया है लेकिन उसको पैसे नहीं दिए। अनिल हमारे लिए कौन है, सप्लायर है, जो हमको गुड्स सप्लाई करता है, आपूर्तिकर्ता बोलते हैं हिंदी में। तो गुड्स परचेज कर लिया और अगर पैसे हाथों हाथ दे देते कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मामला वहीं रफा दफा हो जाता। लेकिन हमने गुड्स परचेज कर लिया, हमारे पास यहाँ गुड्स आ गया लेकिन इसको पैसे अभी तक दिए नहीं है, मतलब देने हैं, हाँ, तो ये हमारे लिए एक तरह की लायबिलिटी है और इसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। तो अनिल जो है हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर, लेनदार है, मतलब उसको पैसे देने हैं। अब जो ये गुड्स परचेज किया है ना, इसको हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया, क्योंकि गुड्स उसको ही बोलते हैं जिसको परचेज करते ही इसीलिए कि उसको सेल करके प्रॉफिट कमा सके। सेल किया हमने हमारे कस्टमर को, कस्टमर का नाम है बिलाल, ग्राहक है हमारा। अगर इसको गुड सेल करते और पैसे आ जाते बात खत्म हो जाती, लेकिन हमने इसको क्रेडिट सेल किया है। क्रेडिट मतलब उधार बेचा है, तो उधार बेचा है तो क्या इससे पैसे मिल गए, नहीं, तो ये हमारे लिए एक तरह की एसेट है कि इससे पैसे लेने हैं और इसको हम बोलते हैं फिर डेटर। तो वो व्यक्ति जिससे हम कुछ उधार खरीद रहे हैं, उधार बहुत जरूरी है, क्रेडिट बहुत जरूरी है, क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, उसको पैसे देने हैं, तो वो क्रेडिटर है, हमारा लेनदार है। और अगर किसी को कुछ उधार बेचा है तो उससे पैसे लेने पड़ेंगे, अभी तक मिले नहीं है, तो हमारी डेटर है। क्रेडिटर एक तरह की लाइबिलिटी होती है और डेटर एक तरह का एसेट होता है। जहां से कुछ मिलेगा एसेट, जहां कुछ देना पड़ेगा लाइबिलिटी। ओके, तो ये एक और अच्छा कॉन्सेप्ट था, क्रेडिटर एंड डेटर दोनों साथ में करा दिया मैंने, बहुत अच्छा, क्रेडिटर एंड डेटर्स। ओके, तो कुछ ऐसी चीजें और भी आएगी, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट, आई होप कुछ आपको टर्म्स इसकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। और
एक चलो लास्ट और याद आ गई, प्रॉफिट कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। एक तो होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होता है? जब हमारा टोटल रेवेन्यू जो है वो हमारे टोटल एक्सपेंडिचर से ज्यादा, मतलब हमने सेल्स ज्यादा करी और खर्चे कम किए हैं, तो हमको हो जाएगा प्रॉफिट। जैसे हमारी सेल हो गई भैया 2 लाख रुपए का, हमने गुड सेल किया, लेकिन हमारे खर्चे हुए केवल 80,000 रुपए के, तो हमको 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। एक होता है लॉस, वो तब होता है जब आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो कम है भैया, टोटल रेवेन्यू कम है और आपके टोटल खर्चे जो हैं वो क्या है, ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने सेल करी 2 लाख रुपए की, लेकिन खर्चे ही आपके हो गए 2,50,000 रुपए के। तो इस केस के अंदर आप देखोगे ना तो माइनस में आंसर आएगा, दैट इज 50,000। ये हमारे लिए लॉस हो गया। माइनस को अकाउंट से हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ओके ठीक। सो ये हुआ हमारा यहां पर आपके सामने कुछ टर्म्स जो अकाउंटिंग पे जाने से पहले आपको आनी बहुत जरूरी है। सेकंड नंबर हमारा चीज आती है वो है हमारा यहां पर, सो मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग पे जाते हैं हम, ठीक है। तो यहां पर बी नंबर हमारा मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इसके अंदर देखो थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, डबल अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हैं उसको। और डबल अकाउंटिंग सिस्टम जो आपको पता है लुका पैसियोली ने दिया था। कब दिया था? 1494 के अंदर, पता है। और लुका पैसियोली ने क्या बोला था 1494 के अंदर, भाई कोई भी ट्रांजैक्शन जो होता है ना, हिंदी बोलते लेन देन, दो इफेक्ट है ना, एक लेन और एक देन। कोई भी ट्रांजैक्शन जो होता है ना उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, कुछ लेना होगा कुछ देना होगा। दो अकाउंट्स, दो एस्पेक्ट उससे इफेक्ट होंगे, इसी को बोलते हैं डबल अकाउंटिंग सिस्टम। दो चीजें इफेक्ट होगी, तो कोई भी ट्रांजैक्शन जो होता है उसके दो इफेक्ट इसने लुका पैसियोली ने 1944 के अंदर बताए। अब वो जो दो इफेक्ट बताए, टू इफेक्ट, तभी तो डबल अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो 1494 के अंदर उसने बताया कि भाई एक चीज होती है डेबेरे। अब उसने जो बताया था 1494 के अंदर, जो उसकी बुक थी वो इटालियन लैंग्वेज के अंदर थी। तो इटालियन लैंग्वेज में उसने बताया था भाई एक एस्पेक्ट को आप करो डेबेरे और एक को कर दो क्रेडेरे। फिर लगा कि यार डेबेरे और क्रेडेरे थोड़े लंबे बड़े इटालियन लैंग्वेज के अंदर है, तो उसने शॉर्ट में बना दिया डी और आर, और डेबेरे को कर दिया डी आर, और फिर सी और आर लेके यहां पर क्रेडेरे कर दिया सी आर। तो डी आर यानी कि डेबेरे और सी आर मतलब क्रेडेरे। बाद में अंग्रेज आए, मतलब ब्रिटिशर्स, और उन्होंने जब इस बुक का इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन किया जो इटालियन लैंग्वेज में थी, और जब ब्रिटिशर्स ने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, तो उसने बोला कि ये डेबेरे वेबेरे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको कर दो भाई डेबिट, और ये क्रेडिट को कर दो क्रेडिट। और उन्होंने बोला कि भाई ठीक है डीआर तो शॉर्ट फॉर्म सही है, इसको डीआर ही रहने दो, और सीआर शॉर्ट फॉर्म सही है, इसको सीआर कर दो। तो अब हम डीआर को डेबेरे नहीं बोलेंगे और सीआर का मतलब क्रेडेरे नहीं होगा। इंग्लिश में ट्रांसलेशन होने के बाद में डीआर का मतलब डेबिट और सीआर का मतलब क्रेडिट। ओके जी। वैसे आप देखोगे ना यहाँ पर डी है, हाँ ये डी ले लिया, लेकिन आर यहां से नहीं लिया हुआ है। डेबिट में आर कहीं आता ही नहीं है, लेकिन फिर भी शॉर्ट फॉर्म में डी आर होता है, क्योंकि वो डेबेरे का है शॉर्ट फॉर्म। तो क्या सर हम डेबेरे बोलेंगे? नहीं, ये तो मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूं। अभी आप डेबिट को डीआर और क्रेडिट को सीआर बोलेंगे। ओके जी ठीक। तो अब ये जो डेबिट क्रेडिट है, यानी कि कोई चीज डेबिट होगी कोई क्रेडिट होगी, कोई चीज हमारे लिए एसेट होगी कोई चीज हमारे लिए लाइबिलिटी होगी। एसेट एंड लाइबिलिटी का पूरा खेल है ये। ओके जी। तो एसेट एंड लाइबिलिटी में आपको बताऊंगा, लेकिन वो पूरा हम बैलेंस शीट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको जो गॉर्डन रूल्स है वो बता देता हूं, मॉडर्न रूल्स बता देता हूं। उसमें सबसे फर्स्ट नंबर रूल जो है आपका एसेट से रिलेटेड है। ये याद करके आना आप, एसेट जो होती है हमेशा डेबिट होती है। एसेट अगर बढ़ेगी बिजनेस में तो डेबिट करेंगे, और एसेट अगर कम होगी तो हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। फिर सेकंड रूल जो हमारा मॉडर्न है वो लायबिलिटी से रिलेटेड है। लायबिलिटी जो हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो जाएगी, जैसे एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट, बट लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि लायबिलिटी होती है क्रेडिट है, बढ़ाने पर क्रेडिट। एसेट होती है डेबिट है, बढ़ाने पर डेबिट।
अब एसेट बढ़ने पे डेबिट और कम होने पे क्रेडिट, तो लायबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट और कम होने पर डेबिट, एक ये रूल। और एक है हमारा नॉमिनल। ये 3 रूल याद करके आना तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मजा आएगा। नॉमिनल रूल या अकाउंट बोल सकते हैं। इसमें बोला गया है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज ऑफ बिजनेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। जितने भी बिजनेस के अंदर खर्चे हैं और लॉस है वो सारे के सारे डेबिट करो। ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। ये जो है ना ये याद करके आना। और ये जो है यहां पर जो मैंने समझाया है इसको और अच्छे से समझ के आना। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं। ठीक है, ये है चैप्टर हेडिंग। फिर ये 3 चीजें बोली थी, बैलेंस शीट रह गई। नेक्स्ट लेक्चर में बैलेंस शीट समझा दूंगा और उसके बाद सीधा हम उन अकाउंटिंग रूल्स को जो है अप्लाई करना सीख लेंगे। मतलब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना हम सीखेंगे। और कहाँ करेंगे? जर्नल, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जिसका नाम जर्नल है उसके अंदर करेंगे हम। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट से। ओके जी, और है ये वाला तो लेना ही, क्रेडिटर एंड डेटर वाला। ठीक है, उसके बाद में ये तो है ही, ये भी ले लो। ओके जी, ठीक है। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, करेंगे आगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो, कमेंट करके बताना अगर कुछ पूछना हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।